टॉपिक पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या होता है बच्चों? देखिए, किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, अगर वो v वेग से गतिशील हो तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम उसका रेखीय संवेग कहते हैं। इस रेखीय संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके पास में है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और जो वेग है वो v है, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे रेखीय संवेग p का जो मान है वो होगा m इंटू v। ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में होती है, यानी वस्तु अगर इस दिशा में गतिशील हो तो संवेग की दिशा भी यही होगी। वस्तु के वेग की दिशा ही उसके संवेग की दिशा होती है। अगर संवेग की परिभाषा कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग का जो गुणनफल है वो रेखीय संवेग कहलाता है। अब अगर मुझे इसका मात्रक निकालना हो तो इसका मात्रक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका आप देखेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक आप यहाँ रख दीजिए और वेग का मात्रक रख दीजिए। द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम और वेग का मात्रक आप सबने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास में मात्रक क्या जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब अगर इस पूरी समीकरण को, एक मात्रक तो यह आ गया, इस पूरी समीकरण को अगर मैं सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इंटू, देखो सेकंड से ऊपर गुणा कर दिया और सेकंड से नीचे गुणा कर दिया, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड और नीचे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर होता है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो इसकी जगह न्यूटन, और ये लास्ट में सेकंड जो बचा वो एज इट इज रह जाएगा। तो इसका एक मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड भी है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड भी है और न्यूटन इंटू सेकंड भी है। एक बात। दूसरी बात की अगर हमको कहे कि इसकी विमा ज्ञात करो, तो विमा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विमा ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे कि भाई जो m की विमा है, हमारे पास में जो सूत्र है वो क्या है? P बराबर m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी। इसमें वेग की विमा रख दीजिए और द्रव्यमान की विमा रख दीजिए। तो द्रव्यमान की विमा हम सब जानते हैं m1 होती है और वेग की विमा होती है L1t माइनस 1। तो संवेग की विमा हमारे पास में क्या हो गई? m1 L1t माइनस 1। ठीक है। अगर कोई कहे कि मान लीजिए आपके पास में दो राशियां हैं और दोनों राशियों का संवेग बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं पहली राशि का संवेग कहूं P1 है और दूसरी राशि का संवेग P2 है, सॉरी दूसरी वस्तु का संवेग P2 है, तो हम कहेंगे भाई P1 बराबर P2। अगर दोनों का संवेग बराबर है तो हम कहेंगे P1 बराबर P2। अब मान लीजिए कि पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है और वेग v2 है। यहां से अगर आप देखेंगे कि मैं इस m2 को नीचे लेके आऊं तो v2 को मुझे इस v1 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर v1 अपॉन v2। ठीक है। यहां से सॉरी v2 अपॉन v1, मैंने बाय मिस्टेक v1 अपॉन v2 लिख दिया है। हमने केवल क्या किया है? पक्षांतरण कर दिया है। ये हो गया v2 अपॉन v1। ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का संवेग बराबर हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि दो अलग अलग वेग द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग अगर बराबर है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? m1 अपॉन m2 बराबर v2 अपॉन v1। अब एक खास बात बता रहा हूं मैं, अगर किसी भिन्नात्मक संख्या में या किसी समीकरण में दो भिन्नात्मक संख्याएं दी हुई है और वो आपस में बराबर है, जैसे यहां पर m1 और m2 बराबर v2 अपॉन v1, m1 और m2 एक भिन्नात्मक संख्या हो गई और v2 अपॉन v1 एक भिन्नात्मक संख्या हो गई, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। ये आपको पता चल गया कैसे भी करके। और अगर आपको ये पता चल जाए कि एक साइड में एक भिन्नात्मक संख्या में अंश बड़ा है और हर छोटा है, क्या बड़ा है? अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो दूसरी साइड का भी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और अगर एक साइड का हर बड़ा है और अंश छोटा है तो दूसरी साइड का भी हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। अब ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो m1 अपॉन m2 है, इसमें से आपको कोई बता देता है, मान लीजिए कि m1 का जो मान है वो m2 से बड़ा है। सपोज ये आपको पता चल गया कैसे भी करके कि भाई पहला जो पिंड है उसका द्रव्यमान बड़ा है और दूसरा जो पिंड है उसका द्रव्यमान छोटा है, यानी कम है। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि अंश बड़ा हो गया, m1 बड़ा हो गया यानी अंश बड़ा हो गया। तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए? अंश बड़ा होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 हो तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। इस समीकरण से हमें पता चल गया। ऐसा कब होगा? जब दोनों अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों का संवेग बराबर हो।
अगर दोनों पिंड अलग अलग द्रव्यमान के हैं और दोनों का संवेग बराबर है तो हम ये कहेंगे कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का जो गुणनफल है m1 जो अनुपात है m1 अपॉन m2 वो दोनों पिंडों के वेगों के अनुपात यानी v2 अपॉन v1 के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में यदि पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से बड़ा है तो दूसरे पिंड का जो वेग है वो पहले पिंड के वेग से ज्यादा होगा, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग कम होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब दो पिंड जिनके द्रव्यमान बराबर हो, द्रव्यमान अलग अलग हो और संवेग बराबर हो। अगर दो पिंड जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं और संवेग बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे? अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग कम और वेग कम और कम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग ज्यादा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको किसी ने कहा हुआ है, सपोज अब हम आपके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अर्पित मुझे बताएगा कि मान लो आपके पास में दो पिंड है, एक ए पिंड है और दूसरा बी पिंड है, ठीक है अर्पित, इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा माने हम? सर वापस बताना एक बार। दो पिंड है आपके पास में, ए पिंड और बी पिंड, इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा माने अपन, ये बताओ मुझे। ए पिंड का मान तुम्हारी लो। इच्छा से बताओ। इसने कहा भाई ए पिंड का मान लो, तो हमें पता चल गया पहले से कि एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, ठीक है। ए पिंड का द्रव्यमान बी पिंड के द्रव्यमान से ज्यादा है। अब किसी ने आपको बता दिया, मान लियो कैसे भी आपको पता चल गया कि इन दोनों पिंडों का संवेग बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई पहले पिंड यानी कि ए का संवेग पी ए बराबर दूसरे पिंड बी का संवेग पी बी, ये दोनों बराबर है प्रश्न के अनुसार। अब संवेग क्या होता है? पहले पिंड का द्रव्यमान इंटू पहले पिंड का वेग बराबर, यानी ए पिंड का द्रव्यमान इंटू ए पिंड का वेग, और बी पिंड का संवेग निकालना है तो बी पिंड का द्रव्यमान इंटू बी पिंड का वेग। यहां से एम बी को नीचे ले आओ और इधर से वी ए को नीचे ले आओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एम ए अपॉन एम बी बराबर वी बी अपॉन वी ए। अब हमें पता है पहले से ही, शुरुआत में हमने क्या मान लिया कि एम ए का मान ज्यादा है, एम ए का मान ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड का अगर अंश बड़ा है तो राइट साइड का भी क्या बड़ा होगा बच्चों? अंश बड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे? चूंकि एम ए इज ग्रेटर देन एम बी है, अतः वी बी इज ग्रेटर देन वी ए होगा। यानी कि ऐसे दो पिंड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे दो पिंड जिनका संवेग बराबर हो उनमें से कम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग ज्यादा होता है और ज्यादा पिंड वाले वेग का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। हाँ तो सर। ऐसे हम क्या कह रहे हैं कि अगर संवेग बराबर हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होगा ऐसा। हमेशा मत लिख देना कि जिसका पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग जो है वो कम होगा, हमेशा नहीं। जब संवेग बराबर होगा तब की बात हम कर रहे हैं, और जब संवेग बराबर नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि छोटे द्रव्यमान वाले यानी कम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग कम हो, और ये भी हो सकता है कि कम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग ज्यादा हो। लेकिन अगर दो पिंडों का संवेग बराबर है तो उन दोनों पिंडों की तुलना हम करें तो जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग कम होगा। अब मान लो आपको किसी ने यह बता दिया कि जो P यानी संवेग है और जो द्रव्यमान M है उसके मध्य आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये P और P इंटू एम, P बराबर M इंटू वी। यहां पर देख के बताओ P की घात कितनी है? एक घात है। और V की घात कितनी है? सॉरी M की घात कितनी है? वो भी एक घात है। तो हम कहेंगे P और M के मध्य का ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा सीधी रेखा। जिनके मध्य ग्राफ बनाना उन दोनों की घात अगर एक एक हो तो ग्राफ कैसा आता है? सीधी रेखा, ठीक है। और सीधी रेखा कब आता है? सीधी रेखा कब आता है? तो उसकी एक शर्त है कि जिनके मध्य ग्राफ बनाना है उनके अलावा बाकी सारी राशियां, जिनके मध्य ग्राफ बनाना है उनके अलावा बाकी सारी राशियां कांस्टेंट होनी चाहिए। तो P और M के अलावा वेग क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कह देता हूं, इसको मैं उल्टा कह देता हूं कि अगर V कांस्टेंट हुआ तो P और M के मध्य का ग्राफ सीधी रेखा होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो सीधी रेखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
ऐसे ही अगर कोई आपको कहे कि P और V के बीच में ग्राफ बनाओ, तो हम कहेंगे भाई P और V के बीच में ग्राफ सीधी रेखा होगा यदि द्रव्यमान कांस्टेंट हो तो, और द्रव्यमान तो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों ग्राफ हमारे पास में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा है, लेकिन इसमें हमने कंडीशन क्या लगा दी कि जब P और M के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो वेग कांस्टेंट होना चाहिए तो ही ये सीधी रेखा आएगा, और P और V के बीच में बना रहे हो तो द्रव्यमान कांस्टेंट होना चाहिए तो ये सीधी रेखा आएगा। अब इसी पर आधारित, संवेग पर ही आधारित एक नियम है जिसे हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस नियम को प्राप्त करने के लिए मैं पहले जो सेकंड नियम हमने पढ़ा था उस नियम पे चलेंगे। सेकंड नियम हमने गति का क्या पढ़ा था कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। हमारे पास ये आया था F बराबर dp बाई dt, यही आया था बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। dp बाई dt बराबर F, ठीक है, ये F जो है ना ये बाह्य बल है। अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, यदि F का मान 0 हो, यानी बाह्य बल का मान 0 हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बाह्य बल का मान 0 हुआ तो इसका मतलब dp बाई dt का मान भी 0 ही आएगा। अगर बाह्य बल का मान 0 हुआ तो dp बाई dt का मान भी 0 आएगा। इस समीकरण में रख दो, पहली ऊपर जो समीकरण लिखी है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, P का T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ध्यान से सुने, मैं जैसे मैंने लिख दिया A का अवकलन B के सापेक्ष, कितना आया, 0 आया। अगर किसी राशि का अवकलन 0 आ रहा है तो समझ लो कि वो राशि कांस्टेंट है। अगर किसी राशि का अवकलन 0 आ रहा है तो समझ लो कि वो राशि कांस्टेंट है। यानी अगर हम इस समीकरण को देखें तो समीकरण में हमने अवकलन किसका किया है बच्चों, देखो dp बाई dt को देख के बताओ किसका अवकलन हुआ इसमें, P का अवकलन हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, P का अवकलन T के सापेक्ष अगर 0 है तो इसका मतलब P क्या है, कांस्टेंट है। P क्या है, कांस्टेंट है। P ऐसी राशि है जो नहीं बदलती है, तो हम कहेंगे भाई P जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसमें एक क्लोज है, एक इसमें क्लोज है। कांस्टेंट कब है, हम कहेंगे इस T के हिसाब से कांस्टेंट है, जिसके सापेक्ष अवकलन किया ना उसके हिसाब से, यानी समय के बदलने से संवेग नहीं बदलेगा। कांस्टेंट होने का मतलब समय के बदलने से संवेग नहीं बदलेगा। तो हमारे पास में लास्ट में क्या आ गया बच्चों, हमारे पास में लास्ट में आ गया है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर बल का मान 0 हो तो पिंड का संवेग समय के सापेक्ष नियत रहता है, बदलता नहीं है। और अगर कोई राशि नहीं बदले तो हम उसको कहते हैं कि वो राशि संरक्षित है, यानी हम क्या कहेंगे, पिंड का संवेग संरक्षित है। लेकिन ये जो संवेग है ये किसी एक पिंड का संवेग नहीं है, ये पूरे निकाय का संवेग है। यानी निकाय में अगर 10 पिंड है तो 10 पिंडों का कुल संवेग है, अगर 20 पिंड है तो 20 का कुल संवेग है। यानी हम क्या कहेंगे कि निकाय का संवेग जो है वो कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। तो अब वाक्य क्या बन गया हमारा, वाक्य क्या बन रहा है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, F बराबर 0 होने का मतलब बाह्य बल आरोपित नहीं हो या आरोपित हो रहे हो तो उनका मान 0 हो। ठीक है, तो यदि किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल का मान 0 हो अथवा बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा हो तो समय के सापेक्ष पिंड का रेखीय संवेग या निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, बदलता नहीं है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। अब चूंकि ये जो P है इसको अपन रेखीय संवेग, इस P को हम रेखीय संवेग कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से समझ लो एक बार। हम क्या कहेंगे, मैंने थोड़ा सा वाक्य को बाद में बोला है, वाक्य को बाद में बोला है और मैंने इक्वेशन को पहले लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको वाक्य को पहले लिखना है, इक्वेशन को बाद में बोलना है। वैसे उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब जानते हैं dp बटा dt बराबर होता है F। हम कहेंगे यदि बाह्य बल F का मान 0 हो तो dp बाई dt का मान भी 0 होगा। और ऐसा तभी संभव है
जब P का मान नियत हो, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम क्या कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल शून्य हो अथवा बाह्य बल आरोपित न हो, या तो आरोपित हो रहा है तो शून्य हो, जितने आरोपित हो रहे हैं उन सबका कुल योग शून्य हो, या फिर आरोपित ही नहीं हो, तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग, संपूर्ण निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, या हम कहेंगे समय के सापेक्ष सदैव नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब एक खास बात है इसमें, अब एक खास बात क्या है? निकाय का मतलब होता है जितने भी पिंड दिए हुए हैं उन सब का समूह। निकाय का मतलब क्या है? पिंडों का समूह। ठीक है, अब मान लो कि आप किसी जगह पर गए और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और दूसरी जगह पर गए वहां पर 4 व्यक्ति थे, 1 2 3 और 4, पहले नंबर का व्यक्ति, दूसरे नंबर का व्यक्ति, तीसरे नंबर के व्यक्ति और चौथे नंबर के व्यक्ति। तो जहां 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं वहां चारों व्यक्ति मिलकर के एक निकाय बनाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? और जहां एक ही व्यक्ति है वहां पर ये एक अकेला व्यक्ति खुद ही निकाय है। ठीक है, तो जब एक ही पिंड हो तो उस पिंड को ही हमें निकाय मानना है, और अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उन सबको मिलकर निकाय मानना है। अब मैं यहां पर 2 कंडीशन ले रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 कि निकाय में एक ही पिंड है, तो हम कहेंगे भाई इसका कुल संवेग जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो उसका द्रव्यमान बदलेगा ना वेग बदलेगा, और अगर द्रव्यमान बदल गया, अगर द्रव्यमान बदल गया तो द्रव्यमान कम हो गया तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग कम हो गया तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिससे इन दोनों का गुणनफल वापस होगा वही आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही पिंड है तो हम कहेंगे कि इस पिंड का संवेग कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन सोचो कि निकाय में 2 पिंड है, कितने हैं? 2 पिंड। अगर 2 पिंड है तो आपने ये जो लिखा है यहां पर P बराबर नियत, इस P में ये P कौन है? ये P इन दोनों पिंडों का कुल संवेग है, यानी हम कहेंगे P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, अब मान लो मैं क्या कह रहा हूं, P का मान नियत है, यानी P1 और P2 का योग क्या है? नियत है। मान लो किसी समय P1 का मान 5 है, 5 न्यूटन इंटू सेकेंड है, और P2 का जो मान है वो है 4 न्यूटन इंटू सेकेंड। टोटल कितना आ गया? 9 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब अगर अपन इस पिंड पर, ये जो निकाय है, इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करें तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, बदलेगा नहीं, यानी टोटल वापस कितना आएगा? 9 ही आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले और दूसरे पिंड का संवेग नहीं बदलेगा, पहले और दूसरे का बदल सकता है, पर टोटल 9 ही आएगा। जैसे पहले का मान लो बढ़ गया, 5 की जगह 6 हो गया, तो दूसरे का घट करके 4 की जगह 3 हो जाएगा। तो अगर किसी निकाय की हम बात कर रहे हैं और उस निकाय में एक से ज्यादा पिंड है, तो संवेग संरक्षित रहने का मतलब ये नहीं है कि पिंडों का संवेग बदलेगा नहीं, पिंडों का संवेग बदल सकता है पर कुल संवेग नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप एक बाजार में गए और आपने एक दुकानदार से कुछ सामान खरीदने की सोची। आपकी जेब में 200 रुपए थे, दुकानदार के पास में 100 रुपए और 3 खिलौना गाड़ियां थी। ठीक है, कितनी गाड़ियां थी? 3 खिलौना गाड़ियां और 100 रुपए, और आपके पास कितने थे? 200 रुपए। टोटल अगर अपन मिलाएं तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 300 रुपए और 3 खिलौना गाड़ियां। अब आप गए किसके पास में? दुकानदार के पास में, और आपने दुकानदार को कहा कि भाई साहब मेरे को ये खिलौना गाड़ी दे दो, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है उसको इससे खेलना है, और जो भी इसका मूल्य वो आप मुझसे ले लो। दुकानदार ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करो, ये खिलौना गाड़ी ले जाओ और मुझे इसकी जगह आप 70 रुपए दे दीजिए। आपने दुकानदार को 70 रुपए दे दिए। दुकानदार के पास में कितने हो गए? 170 170 हो गए। और कितनी खिलौना गाड़ियां रह गई? अब 2 खिलौना गाड़ियां रह गई। और आपके पास में कितने हो गए? आपके पास में 130 रुपए और 1 खिलौना गाड़ी हो गई। तो दोनों की जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इस पैसे और खिलौना गाड़ी को प्रॉपर्टी माने तो दोनों की प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, लेकिन क्या कुल प्रॉपर्टी चेंज हुई है? क्या कुल प्रॉपर्टी चेंज हुई है?
हम कहेंगे नहीं सर। नहीं, कुल नहीं सर। प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, अभी भी टोटल 3 खिलौना गाड़ियां हैं और 300 रुपए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी निकाय का संवेग संरक्षित है लेकिन पिंडों का संवेग बदल रहा है, तो इसका मतलब एक का संवेग बढ़ा तो दूसरे का घटेगा, और पहले का घटा तो दूसरे का बढ़ेगा। पहले का बढ़ा तो दूसरे का घटेगा, और दूसरे का अगर बढ़ा तो पहले का घट जाएगा, या हम उल्टा भी कह सकते हैं। मतलब दोनों का टोटल योग हमारे पास में उतना का उतना ही आएगा, ठीक है। और अगर 3 पिंड हुए तो फिर तीनों का जो मिलाकर संवेग है, टोटल संवेग है, वो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो ये नियम क्या कहता है कि कुल संवेग कांस्टेंट रहेगा, किसी एक पिंड के संवेग की बात नहीं है, कुल संवेग कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर देखो ये दिया हुआ भी है, मैंने जैसे आपको बात की कि पी का मतलब क्या है, यहां पर पी के बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि समीकरण अपने को प्राप्त हुआ, उस समीकरण से हम चलें आगे। तो हमने ये देखा कि dp बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। dp बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, d बाई डी टी ऑफ p की जगह आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn। सारे पिंडों का संवेग रख दिया हमने बराबर 0। अब इसको अलग अलग करें तो हमारे पास में क्या आएगा, dp1 बाई डी टी प्लस dp2 बाई डी टी प्लस dp3 बाई डी टी, और इसी तरीके से nवे आवेश तक पहुंच nवे पिंड तक पहुंच जाएंगे तो dpn बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर p का मान रख दें हम, अगर p का मान रख देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते। अगर हम p का मान रख देंगे तो p का जो मान है वो होता है mv, तो हमारे पास में आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ पहले पिंड के लिए m1 v1, दूसरे पिंड के लिए d बाई डी टी ऑफ p2 की जगह m2 v2, तीसरे पिंड के लिए d बाई डी टी ऑफ m3 v3, और ऐसे nवे पिंड के लिए आपके पास में आ जाएगा प्लस d बाई डी टी ऑफ mn vn बराबर 0। फिर से समझ लो, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, कहीं अगर कहीं से चूक हो रही हो आपसे, तो पहले तो हमने नियम पढ़ा, अब उस नियम का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं कि इस नियम का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, कहां कहां ये कैसे कैसे काम आ सकता है, इससे कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि किसी पिंड का जो संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल संवेग है P, उसका मान है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब अंतिम तक ये चलता रहेगा ऐसे ही Pn। ये क्या है, कांस्टेंट आएगा। ये जो टोटल है इसका मान क्या आएगा, नियत आएगा। अब अगर मैं P1 P2 P3 Pn के मान रखना चाहूं तो P1 का मान कितना है, m1 v1, P2 का मान कितना है, m2 v2, P3 का मान कितना है, m3 p3 एंड सो ऑन, प्लस Pn का मान mn vn। v पर सब पर तीर का चिन्ह लगा दो क्योंकि v सदिश राशि है, बराबर क्या आएगा, नियत। क्योंकि इन सब का जो मान है, टोटल मान, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कब, बल की अनुपस्थिति में, या बाह्य बल का मान जब भी शून्य हो तब। एक समीकरण तो ये आ गया हमारे पास में। दूसरा समीकरण इसमें अपन और निकाल सकते हैं। ये तो हो गया संवेग संरक्षण के नियम से। अब संवेग संरक्षण के नियम में हमने देखा था कि जो पिंड है उसका जो कुल निकाय जो है उसका जो कुल संवेग होता है dp बाई डी टी, वो f के बराबर होता है। हम कहेंगे यदि f बराबर 0 हो तो dp बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 0। p बराबर कितना है, p बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn। ये जो मान है वो इस समीकरण में रख दो, पीछे वाली समीकरण में, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, d बाई डी टी ऑफ p की जगह P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn बराबर लास्ट में क्या आ रहा है, 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर इसको अलग 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 करना है। अभी ये d बाई डी टी सबके साथ में कॉमन में है बाहर, अब इसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस d बाई डी टी ऑफ P2 प्लस d बाई डी टी ऑफ P3 एंड सो ऑन प्लस d बाई डी टी ऑफ Pn।
हमने क्या किया, इस डी बाई डी टी को सब पे अप्लाई कर दिया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो ये सब टोटल कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं निकाल रहे, हम अलग अलग तरह के 3-4 समीकरण हम निकाल रहे हैं कि इस नियम से हमारे पास में कौन कौन से समीकरण आ सकते हैं। तो एक समीकरण तो हमारे पास आ गया, P का मान कांस्टेंट है, एक आ गया m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 एंड सो ऑन mn का जो टोटल मान है वो कांस्टेंट है। एक समीकरण ये आ गया। अब यहाँ P1 P2 P3 और Pn के मान रख दो। P1 का मान d बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस d बाई डी टी ऑफ m2v2 प्लस d बाई डी टी ऑफ m3v3 एंड सो ऑन प्लस d बाई डी टी ऑफ mn और ये सब, इन सब का योग कितना है, 0 है। इन सब का योग कितना है, 0 है। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो हम सब जानते हैं कि समय के बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो सब सारे जो भाग है उनमें से द्रव्यमान बाहर आ जाएगा। तो देखो पहले वाले भाग में से द्रव्यमान बाहर आया, m1 बाहर आया, तो अंदर क्या रह गया, d बाई डी टी ऑफ v1, d बाई डी टी ऑफ v1। दूसरे में रह गया m2 बाहर, तो d बाई डी टी ऑफ v2। तीसरे में m3 बाहर, तो d बाई डी टी ऑफ v3। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन mn बाहर, d बाई डी टी ऑफ vn। और ये सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर इन सारे को बराबर लिख करके लिख देंगे 0 बराबर 0। अब सबको पता है कि जो dv बाई डी टी है उसका मान कितना होता है। कितना होता है बच्चों dv बाई डी टी का मान? करंट सर। एक के बाद त्वरण के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, m1 dv1 बाई डी टी, dv1 बाई डी टी की जगह आ जाएगा a1। इसी तरीके से दूसरा है m2 dv2 बाई डी टी की जगह आ जाएगा a2। फिर आ जाएगा m3 a3 और इसी तरीके से एंड सो ऑन प्लस mn an बराबर 0। तो ये भी हमारे पास में एक समीकरण है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है, जो अंतिम बात है, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अगर निकाय में केवल 2 ही पिंड है तो एक पिंड का संवेग अगर बढ़ा तो दूसरे पिंड का संवेग घटेगा। एक पिंड का संवेग बढ़ा तो दूसरे पिंड का संवेग घटेगा। और अगर एक पिंड का संवेग, पहले पिंड का संवेग अगर घट जाता है तो दूसरे पिंड का संवेग बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम संवेग संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। एक और चीज इसमें है कि ये जो संवेग संरक्षण का नियम है, ये जब 2 पिंडों की टक्कर होती है तो उस पर भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पिंड ये था और दूसरा पिंड ये था, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। टक्कर से पहले इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। अब देखो संवेग संरक्षण का मतलब क्या है कि कुल संवेग जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों ने टक्कर करने से पहले ये गति कर रहे थे, ये दोनों पिंड क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, एक ही दिशा में गति कर रहे थे। एक तेजी से चल रहा था, एक धीमे चल रहा था। पहले पिंड का संवेग अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा m1 u1 और दूसरे पिंड का संवेग निकालूं तो आ जाएगा m2 u2। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। दूसरे के लिए द्रव्यमान इंटू वेग, कुल संवेग निकालना है तो ये आ गया प्लस कर दिया। ठीक है, ये आया हमारे पास में क्या, टक्कर के पहले। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए P1 कह देता हूं। ठीक है, टक्कर से पहले का संवेग। अब इन्होंने आपस में टक्कर की, जब टक्कर करते हैं 2 पिंड तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो पहला पिंड तो दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा पिंड किस पर लगाएगा, पहले पर बल लगाएगा। पहला पिंड दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा पहले पर बल लगाएगा। हमें पता है ये दोनों बल बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। ये दोनों बल बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं। और बराबर और विपरीत होंगे तो टोटल बल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल बल 0 हो जाएगा। टोटल बल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो टक्कर के बाद में दोनों पिंडों का वेग बदल गया, ठीक है, तो जो टक्कर के बाद में कुल संवेग है जिसको हम P2 कह देते हैं, उसका मान कितना आएगा, हम कहेंगे भाई टक्कर के बाद में पहले पिंड का द्रव्यमान इंटू पहले पिंड का वेग, मान लेते v1 हो गया, और टक्कर के बाद में दूसरे पिंड का द्रव्यमान इंटू दूसरे पिंड का वेग v2 हो गया।
टक्कर से पहले का संवेग m1u1 प्लस m2u2 और टक्कर के बाद का संवेग m1v1 प्लस m2v2। अगर और कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है तो टोटल बल तो जीरो आ चुका है, और हमें पता है कि जब कुल बल का मान जीरो होता है तो संवेग का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, P1 बराबर P2। यानी हम क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। तो आज हमने क्या सीखा है, एक तो हमने संवेग की परिभाषा सीखी है, उसका मात्रक, उसका विमा और उसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी है, और एक हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है। ठीक है, ये दो चीज हमने पढ़ी है। अब एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो मैंने आपको कहा था कि एक न्यूमेरिकल है जो मैं लास्ट में करवाऊंगा सॉल्व। तो प्रश्न ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है कि 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सहती की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? तो जब भी आपको बल निकालना हो बच्चों, तो बल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्वरण की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी कि त्वरण कितना है। और अगर कोई वस्तु के वेग में कमी आ रही है तो उसी त्वरण को हम कह देते हैं मंदन, यानी मंदन का मान निकालना अपने को, यानी ए का मान निकालना। अब प्रश्न के अनुसार ये एक गत्ता है, गोली यहां से आई और गति करते 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 यहां जब टकराई तब इसका जो वेग था वो था 90 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग हो गया। और यहां से इसने 60 सेंटीमीटर की दूरी तय की और यहां पहुंच गई और ये जाकर के रुक गई, धंस गई, रुक गई, तो अंतिम वेग हो गया 0। प्रारंभिक वेग का मान आ गया हमारे पास 90 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग का मान 0 आ गया और विस्थापन का मान आ गया आपके पास में 60 सेंटीमीटर। तो अब अगर मुझे इससे त्वरण निकालना हो तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मान कितना है, v का मान 0, 0 का स्क्वायर, u का मान आपको दिया हुआ है 90 मीटर प्रति सेकंड, इसका वर्ग कर दो, प्लस 2as, प्लस 2as। तो प्लस 2a का मान हमें नहीं पता है, s का मान हमें पता है 60 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 का भाग दे दो, 60 में 100 का भाग दो, कितना आएगा 0.6, ये आ गया 0.6 मीटर। ठीक है, अब जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर देते, जो भाग हो रहा है उसको भाग देते। पहले तो 90 का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर तो हो गया 0 का स्क्वायर 0 बराबर 90 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में आएगा 90 इंटू 90 यानी कि 8100। ठीक है, और मीटर का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू 0.6 मीटर। अब इसमें से ये जो 8100 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो आपके पास में आ जाएगा, यहां से एक तरफ तो आ गया माइनस का 8100, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर, और एक तरफ रह जाएगा आपके पास में 2 इंटू ए इंटू 0.6। ये 2 इंटू 0.6 इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास में लेफ्ट राइट साइड में केवल वो रह जाएगा ए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 8100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6, और 0.6 के आगे आपके पास में है मीटर बराबर ए। पॉइंट को हटाया, ऊपर लगा दिया 1, और पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए 0, 10 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो सबसे पहले तो ये 6 से कट जाएगा क्या, देख लेते हैं। मेरे पहले 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से काट लिया तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 0 और ये 0, 4050। अब ये 6 से कट रहा है क्या, तो 6 छंग 36, 6 से कट जाएगा, 3 से तो कट सकता है। पहले 3 से काट लेते हैं अपन इसको, 3 से काटा 2 बार, ये 3 से काटा 3 एकम 3, बचे 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15 और ये 0। अब 2 से काटो इसको 1350 को, तो a बराबर 2 से काटोगे 1350 को तो आपके पास में आएगा 675। कितना आएगा 675, ये भी आएगा माइनस का 675 माइनस का, और मात्रक क्या आएगा, तो मीटर से 1 मीटर कट गया, बच गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये ए का मान आ गया अपने पास में।
लेकिन हमें क्या निकालना है, अवरोधी बल। तो बल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देंगे। ये बल F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। तो m का मान 0.04 है किलोग्राम में, और a का जो मान है वो है माइनस का 675 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। दोनों को गुणा कर लो, दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास में जो राशि आएगी वो लगभग मेरे ख्याल में 27 के आसपास आना चाहिए, पर गुणा करके देख लेना। मान लो 27 आ रहे हैं, माइनस का 27 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू न्यूटन। तो बल का मान तो आ रहा है आपके पास में F बराबर माइनस का 27 न्यूटन। लेकिन आपसे कोई कहे अवरोधी बल का मान बताओ, तो आपको ओनली 27 न्यूटन लिखना है, क्योंकि जब शब्द अवरोधी काम में ले लिया तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है।